हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कूल फैक्ट्स। दोस्तों, फलस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट कोई पुरानी बात नहीं है। बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट 20वीं सदी के आगाज में शुरू होता है और 1947 में ये कन्फ्लिक्ट जोर पकड़ता है। असल में ये खित्ता सल्तनत उस्मानिया के जेर असर होता था और रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पर 87% मुसलमान, 10% ईसाई और 3% यहूदी आबाद हुआ करते थे। और यरूशलेम इन तीनों मज़ाहब के लिए बहुत ही मुकद्दस जगह है। यहूदी समझते थे उनके मज़ाहब का आगाज यहाँ से हुआ है तो उनकी रियासत भी यहाँ बने, जबकि फलस्तीनी इस खित्ते को मुस्तकबिल में अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया से यहूदी यहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हो गए। 19वीं सदी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का कंसेप्ट आम हो रहा था और 19वीं सदी के आखिर में एक यहूदी जर्नलिस्ट जिसका नाम थियोडोर हर्जल था, उसने एक कंसेप्ट दिया जिसको ज़ियोनिज़्म के नाम से जाना जाता है। ज़ियोनिज़्म से मुराद यहूदियत कोई मजहब नहीं बल्कि एक कौम का नाम है और यहूदियों के लिए भी अलग रियासत, अलग मुल्क होना चाहिए जहाँ ये अलग कौम की हैसियत से रह सकें। ये बात चलते चलते 20वीं सदी में दाखिल हो जाती है और फिर वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो जाती है, जब फ्रांस और इंग्लैंड जर्मनी के साथ जंग कर रहे थे और जर्मनी का साथ सल्तनत उस्मानिया दे रही थी। तब बरतानिया ने यहूदियों को ऑफर की कि जंग में बरतानिया का साथ दें और जंग जीतने के बाद यहूदियों को उस जगह आबाद किया जाएगा जिसे आजकल फलस्तीन और इसराइल के नाम से जाना जाता है। और फिर पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और बरतानिया ने फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। एग्रीमेंट के मुताबिक यहूदियों को फैसिलिटेट किया गया कि वो अपनी रहायशें कायम कर सकें और फिर पूरी दुनिया से यहूदी इस खित्ते में आना शुरू हो गए और रहायशी इलाके बनाना शुरू हो गए और इस इलाके में यहूदी आबादी जो 3% हुआ करती थी 30% हो गई। फलस्तीनियों ने रियलाइज किया कि हमारी जमीनों पर डाका डाला जा रहा है और हमारे रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है जो कि कानूनन गलत है। तो मकामी फलस्तीनियों ने बरतानिया के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन जो यहूदी पहले से यहाँ आबाद हो चुके थे उनके पास वेपन्स थे और पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्होंने बरतानिया का साथ दिया और इस आवाज को दबा दिया गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस खित्ते को 2 हिस्सों फलस्तीन और इस्राएली रियासत में तकसीम कर दिया और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाने का फैसला किया। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ये फैसला यहूदियों के हक में था तो यहूदी लीडर्स ने इस फैसले को खुशी खुशी कबूल कर लिया, जबकि फलस्तीनियों ने इस फैसले से इख्तलाफ किया पर कुछ फर्क न पड़ा। 1948 में जब बरतानिया फलस्तीन छोड़कर गया तब तक यहूदियों ने पूरी तरह फलस्तीन में अपने पंजे गाड़ लिए थे और यहूदी लीडर्स ने फलस्तीन को द स्टेट ऑफ इसराइल यानी इस्राएली सल्तनत डिक्लेयर कर दिया था। और ये सब करने में यहूदियों को अमेरिकन सदर हैरी ट्रूमैन की मुकम्मल हमायत हासिल थी। ये फलस्तीनियों के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल न था, क्योंकि दुनिया में जहाँ हर तरफ नेशनलिज्म और फ्रीडम की बात हो रही थी तब फलस्तीनी अपनी ही जमीन पर मजलूम व मगलूब होकर रह गए थे। इस तरह हालात खराब हो गए और 1948 में फलस्तीन के इर्द गिर्द की अरब रियासतों इजिप्ट, जॉर्डन और इसराइल में जंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये जंग फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन साबित होती है और फलस्तीनियों के पहले से मौजूद 50% खित्ते पर भी इसराइली कब्जा हो जाता है। इजिप्ट ने गजा और जॉर्डन ने यरूशलेम के कुछ खित्ते पर कब्जा कर लिया। 1964 में एक जमात PLO फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुकी थी जिसके सरबराह यासर अरफात थे। ये जमात पॉलिटिकली मामलात को सुलझाते थे। एक और जंग शुरू होती है जिसे 6 डेज वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जंग 6 दिन तक जारी रही। इस जंग में इसराइल के खिलाफ सीरिया और इजिप्ट शामिल थे। इस जंग ने फिर नक्शा बदला, वेस्ट बैंक और गजा भी इसराइल के कब्जा में चला गया। अब फलस्तीनियों के लिए हालात मजीद खराब हो गए थे। फलस्तीनियों की औलादें वेस्ट बैंक और गजा में रहते थे और इसराइली उन्हें अपने घरों में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यरूशलेम मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए मुकद्दस सरजमीन है। इसराइल जुटाई से दावा करता है कि यरूशलेम सिटी उसका दारुल हुकूमत है, लेकिन फलस्तीनी क्लेम करते हैं कि मशरकी यरूशलेम फलस्तीनियन फ्यूचर स्टेट का दारुल हुकूमत है। पिछले 50 सालों में 6 लाख से ज्यादा यहूदी यरूशलेम में आकर आबाद हुए हैं। फलस्तीनियों का कहना है कि ये इलीगल है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। 1993 ओस्लो में इसराइल और फलस्तीन लीडर यासर अरफात के बीच एग्रीमेंट होता है जिसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन फैसिलिटेट करते हैं। इस एग्रीमेंट में तय हुआ कि फलस्तीन इसराइल को तस्लीम करेगा और इसराइल PLO को फलस्तीनियों की रिप्रेजेंटेटिव जमात मानते हुए फलस्तीनियों में अथॉरिटी बना देगी। इलेक्शन होंगे, फलस्तीन में अमन होगा और अगले 5 साल तक कोई जंग नहीं होगी। 2000 में दोबारा मज़ाकरात
मुज़ाकरात होने थे जो कि नहीं हो पाते। इसी दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर एक शर्मनाक हरकत करता है और 1000 के करीब सिपाही लेकर टेम्पल माउंट पर चला जाता है। टेम्पल माउंट मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस मुकाम है। मुसलमानों को फिर से गुस्सा दिलाया जाता है और तकरीबन 32 फलस्तीनी शहीद हुए और 1000 के करीब इसराइली भी मारे गए। 2005 में यासर अरफात का इंतकाल हो जाता है। 2006 में इलेक्शंस होते हैं और गजा में हमास बरसरे इक़्तिदार आ जाती है। हमास जो कि इसराइलियों पर सुसाइड बम्बिंग के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ हमास की शोहरत मरहम पट्टी करना, शहीदों को दफनाना और जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाना जैसी अच्छी रेप्यूट है। पिछले साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने पीस प्लान दिया जिसे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन याहू ने डील ऑफ द सेंचुरी करार दिया, जबकि फलस्तीनी लीडर्स ने इस अमन मंसूबा को यकतरफा होने का ताना दिया। मशरकी यरूशलेम, गजा और वेस्ट बैंक में टेंशन बढ़ती गई। फलस्तीनियों का कहना है कि वो अपनी ही सरजमीन पर इसराइल की तरफ से लगाई गई नाजायज, फजूल और सख्त पाबंदियों की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। इसराइलियों का कहना है कि वो ये सब कुछ खुद को महफूज रखने के लिए कर रहे हैं। मौजूदा हालात तब खराब हुए जब फलस्तीनी फैमिलीज से जबरदस्ती घर खाली करवाए गए। Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's you easy to yell at me, but I didn't do this. are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. साथ ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों ने रैलीज निकाली और डेथ टू अरब्स के नारे लगाए। जब ये रैलियां निकली, मुस्लिम और यहूदी कम्युनिटी में टकराव हुआ, टेंशन बढ़ी। 7 मई 2021 को फलस्तीनी लोग जबरदस्ती घर खाली करवाने पर एहतजाज कर रहे थे। इजरायली फोर्सेज ने बुलेट्स फायर करनी शुरू कर दी। फलस्तीनियों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ लोग जख्मी हुए। 10 मई 2021 को इजरायली पुलिस मस्जिद अक्सा में घुसी और वहाँ इबादत करते लोगों पर रबड़ बुलेट्स चलाई, ग्रेनेड फेंके गए। मस्जिद अक्सा की खबर सुनकर हमास ने इजरायली गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि वो मस्जिद से फोर्सेस को हटा ले, नहीं तो हम हमला कर देंगे। जब इजरायली गवर्नमेंट को कोई असर ना हुआ तो हमास ने रॉकेट्स फायर किए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की वजह से इजरायली नुकसान से बच गए। इजराइल ने भी गजा पर 130 से ज्यादा रॉकेट हमले किए और इजरायली एयर स्ट्राइक से अब तक सैकड़ों शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। इजराइल कहता है कि हमने एयर स्ट्राइक्स की क्योंकि हमास हमारे ऊपर रॉकेट्स फेंक रहा था। हमास कहता है कि हमने रॉकेट्स फेंके क्योंकि इजराइल मस्जिद में लोगों पर फायरिंग कर रहा था, ग्रेनेड फेंक रहा था। इजराइल कहता है कि हमने मस्जिद में फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके क्योंकि वहाँ लोग पत्थर इकट्ठे किए बैठे थे जो उन्होंने हमारी फोर्सेस पर फेंकने थे। फलस्तीनी कहते हैं कि इजरायली हमारे घरों को तबाह कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बुजुर्गों को जेलों में डाल रहे हैं, माओ को शहीद कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर बम फेंक रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को मसमार कर रहे हैं, हमारी तजलील कर रहे हैं और हम ही को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजें बहुत क्लियर हैं। यूरोपीय यूनियन कहता है कि इसराइल जो कन्विक्शन करवा रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इलीगल है और उससे टेंशंस बढ़ती हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स का कहना है जो लॉ इसराइल यहाँ पर लगा रहा है वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है और जो यहूदियों को लैंड ऑक्यूपेशन के लिए यहाँ भेजा जा रहा है वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर प्रोहिबिटेड है, ममनू है। इससे ये बात तो क्लियर है कि इसराइल जो वेस्ट बैंक के एरिया में ऑक्यूपेशन कर रहा है और फलस्तीनियों से जबरदस्ती एरिया खाली करवा रहा है, ये गलत है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। आसान लफ्जों में आप ये समझ लें कि ये नस्ल कुशी है। आप इसे 21वीं सदी का होलोकॉस्ट कह सकते हैं, जहां बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है और कोई भी इस सब को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। किधर गए बेसिक ह्यूमन राइट्स का वावेला करने वाले? ऐसे में इस सब को मुनाफकत ही कहा जाएगा। ये एक वेकअप कॉल है मुसलमानों के लिए कि कुद्स के लिए कुछ कर सके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और यहूदियों का भयानक चेहरा दुनिया को दिखाएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।